आज हम विदेशी शाखा के खाते कैसे बनाए जाते हैं यह सीखेंगे। विदेशी शाखा स्वतंत्र शाखा भी हो सकती है और आश्रित भी हो सकती है। आज का हमारा मुख्य उद्देश्य विदेशी स्वतंत्र शाखा के खाते कैसे बनाना है यह सीखना है। वैसे तो स्वतंत्र शाखा के खाते बनाने की पद्धति वही है जो देशी शाखा की थी। फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ हमें तलपट का समामेलन नहीं करना होता है, तलपट का परिवर्तन करना होता है। तो जब विदेशी शाखा के खाते बनाना है, तो समझ लेते हैं पहले विदेशी शाखा क्या है। विदेशी शाखा ऐसी शाखा है जिसका मुख्यालय दूसरे देश में है। जैसे भारत में किसी का मुख्यालय है और उसकी शाखा श्रीलंका में है, तो वह श्रीलंका वाली शाखा विदेशी शाखा हो जाएगी। मुख्यालय एक देश में और शाखा दूसरे देश में होना, ऐसी स्थिति जब होती है, तब मुख्यालय और शाखा के बीच में विदेशी शाखा का संबंध होता है। विदेशी शाखा भी अपने लेन-देन का हिसाब खुद रखती है और इसलिए वो अपना तलपट बनाकर मुख्यालय को भेजती है। जब शाखा अपना तलपट बनाती है, तब वह अपने देश की मुद्रा में बनाएगी, क्योंकि सारे सौदे उसके स्वयं के देश की मुद्रा में होते हैं। यदि मुख्यालय की मुद्रा अलग होगी, तो हमें अंतिम खाते से बनाते समय तलपट का परिवर्तन करना होता है। और विदेशी शाखा के संबंध में सबसे महत्वपूर्ण बात यही है। मैं फिर एक बार बताती हूँ कि शाखा वित्तीय वर्ष के अंत में अपना तलपट अपने स्वयं की देश की मुद्रा में भेजती है। जब उस तलपट का समामेलन मुख्यालय को करना होता है, तब उन्हें सर्वप्रथम उनके अपने देश की मुद्रा में तलपट का परिवर्तन करना होता है। जब तलपट का परिवर्तन करने के बाद उस परिवर्तित मदों की सहायता से हम मुख्यालय की पुस्तकों में शाखा का व्यापार और लाभ हानि खाता बनाते हैं। इतना ही नहीं, हम परिवर्तित मुद्रा की सहायता से मुख्यालय की पुस्तकों में शाखा का चिट्ठा भी बनाते हैं। तो विदेशी शाखा के संबंध में सवाल हल करते समय हमें तीन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले तलपट का परिवर्तन करना है, फिर परिवर्तित आंकड़ों की सहायता से मुख्यालय की पुस्तकों में शाखा का व्यापार और लाभ हानि खाता बनाना है, और तीसरा परिवर्तित मुद्रा की सहायता से ही मुख्यालय की पुस्तकों में हमें शाखा का चिट्ठा बनाना है। ठीक है, ये समझ में आया। अब देखते हैं हम कि ये परिवर्तित तलपट बनाने की विधि क्या है। सामान्यतः हमें प्रश्न में विनिमय दर दी जाती है और उस विनिमय दर की सहायता से हम तलपट में दी हुई राशियों को मुख्यालय की मुद्रा में परिवर्तित करते हैं। विनिमय दर तीन प्रकार की होती है, जिसमें से पहली दर है प्रारंभिक दर। इस प्रारंभिक दर की सहायता से हम तलपट में दिए गए सभी ओपनिंग बैलेंसेस को परिवर्तित करते हैं। सामान्यतः तलपट में केवल ओपनिंग स्टॉक का ही ओपनिंग बैलेंस होता है, पर फिर भी हमें यह ध्यान रखना है कि तलपट में जिन जिन चीजों का ओपनिंग बैलेंस है, उनको ओपनिंग रेट अर्थात प्रारंभिक दर से परिवर्तित करना होता है।
फिर दूसरी दर होती है औसत दर, एवरेज रेट। सामान्यतः वर्ष भर में किए गए सभी सौदों को औसत दर से परिवर्तित करते हैं और वो सारी मदें हम ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लेते हैं। दूसरे शब्दों में, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आने वाली समस्त मदें, जिसमें से ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक को छोड़कर औसत दर से परिवर्तित होती है। फिर एक बार बता रही हूँ, ट्रेडिंग अकाउंट में ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक को छोड़कर बाकी सारी मदें, जैसे कि परचेसेस है, वेजेस है, सेल्स है, सभी को औसत दर से परिवर्तित करना है। उसी प्रकार प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आने वाले समस्त व्यय, सैलरी है, रेंट है, सभी को औसत दर से परिवर्तित करना है। और तीसरी दर आती है अंतिम दर। इसकी सहायता से सभी क्लोजिंग बैलेंसेस को हम परिवर्तित करते हैं। इसके लिए मोटे तौर पर यह ध्यान रखना है कि चिट्ठे में आने वाली मदों में से करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज को क्लोजिंग दर से परिवर्तित किया जाता है। करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटीज बोलेंगे तो क्रेडिटर्स है, बिल्स पेबल है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, कैश इन हैंड है, कैश एट बैंक है, डेटर्स है, इन सबको क्लोजिंग दर से हमें परिवर्तित करना होता है। तो तय ये रहा कि ओपनिंग स्टॉक को ओपनिंग रेट से परिवर्तित करना है। ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आने वाली सभी मदें जो ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक को छोड़कर है, सबको औसत दर से परिवर्तित करना है। और चिट्ठे में आने वाली सभी मदें, जिसमें मुख्यतः करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज होती है, उनको अंतिम दर से परिवर्तित करना है। या है समझ में, इसको अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि यदि ये दर का प्रयोग करना हमने गलत कर लिया तो आगे का सारा सवाल गलत हो जाएगा। और यदि दर का प्रयोग करना समझ में आया तो विदेशी शाखा के खाते बनाना अत्यंत सरल है। तो अब हम एक सवाल लेके समझते हैं दर का प्रयोग कैसे करना है और विदेशी शाखा के खाते कैसे बनाना है। हमको प्रश्न में दिया है, इंदौर शाखा का मुख्यालय लंदन में है। मतलब इंदौर का तलपट रुपयों में बनाया है और लंदन का तलपट लंदन की मुद्रा में बनाया है। हमको रुपयों को लंदन की मुद्रा में परिवर्तित करना है। पर पहले हमें दिया क्या क्या है वो समझ लेते हैं। मैं इसको धीरे धीरे पढ़ रही हूँ, आप उसको नोट कर लीजिए ताकि आगे यही फिगर्स हमको बार बार प्रयोग में लानी है। ओपनिंग स्टॉक है 63,000 का। अब ये परचेस एंड सेल्स की कॉमन मत दी है। डेबिट में परचेसेस है और क्रेडिट में सेल्स है। आप अच्छी तरह से जानते हो किस किस का बैलेंस क्या क्या होता है। तो परचेसेस है 3,75,000 के और सेल्स है 5,62,500 के। फिर एक बार बता रही हूँ, परचेसेस एंड सेल्स की कॉमन मत दी है, जिसमें से परचेसेस के अमाउंट डेबिट में लिखी है जो 3,75,000 है और सेल्स के अमाउंट क्रेडिट में लिखी है जो 5,62,500 है। उसी प्रकार डेटर्स एंड क्रेडिटर्स की कॉमन मद है, जिसमें से डेटर्स डेबिट में लिखे हैं 1,35,000 और क्रेडिटर्स क्रेडिट में लिखे हैं 90,000। तो डेटर्स दिए हैं 1,35,000 और क्रेडिटर्स दिए हैं 90,000। बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेबल में से बिल्स रिसीवेबल है 36,000 जो डेबिट में लिखे हैं और बिल्स पेबल है 31,500
जो क्रेडिट में दिए हैं। वेजेस 24,000 के हैं, सैलरी 18,000 की है, सन्ड्री एक्सपेंसेस 7,500 के हैं, फर्नीचर 25,000 का है, कैश इन हैंड 1,66,500 है और लंदन का अर्थात मुख्यालय का खाता शाखा की पुस्तकों में 1,66,000 है। तो ये हमको सम दिया है। अब पहला काम क्या करना है हमको? इन मदों को हमको परिवर्तित करना है। पर इसके पहले प्रश्न में अतिरिक्त सूचनाएँ हमको दी है, जिसमें हमको दिया है कि क्लोजिंग स्टॉक 1,12,500 रुपए का है। मुख्यालय की पुस्तकों में शाखा खाते का शेष मुख्यालय की मुद्रा में 14,400 है। मुद्रा का चिन्ह है वहाँ देखिए। मुख्यालय की पुस्तकों में शाखा खाते का शेष मुख्यालय की मुद्रा में 14,400 है। उसी प्रकार मुख्यालय की पुस्तकों में शाखा के फर्नीचर खाते का शेष मुख्यालय की मुद्रा में 1,750 है। ये जानकारियां बड़ी काम की है, ध्यान दीजिए इनके ऊपर बिल्कुल। क्लोजिंग स्टॉक हमको शाखा की मुद्रा में दिया है, मुख्यालय का खाता मुख्यालय की मुद्रा में दिया है, फर्नीचर खाते का भी मुख्यालय की मुद्रा में परिवर्तित बैलेंस हमको दे रखा है। फिर विनिमय की दर में ओपनिंग रेट जो है 14 रुपए है, एवरेज रेट 12 रुपए है और क्लोजिंग रेट 9 रुपए है। अब इस दर की मदद से हमको बैलेंस जो है परिवर्तित करना है। मैं बार-बार परिवर्तित करने की बात कर रही हूँ, तो करना क्या है हमको? हमको जो बैलेंसेस दिए हैं ट्रायल बैलेंस में, उन बैलेंसेस को हमको दी हुई दर से गुणा करना है कि भाग देना है, यह सबसे पहले तय करना है। फिर एक बार बता रही हूँ कि हमको तलपट में जो शेष दिए हैं और हमें जो दर दी है अलग-अलग, है ना? ओपनिंग दर, औसत दर और क्लोजिंग दर, उस दर से तलपट में दिए हुए बैलेंसेस को भाग देना है कि गुणा करना है, यह तय करना है, यह तय हमको दी हुई जानकारी से होगा। देखो, मुख्यालय का शाखा तलपट में 1,66,000 रुपए दिया हुआ है। हमको ये भी दिया है अन्य जानकारी में कि उसी का जो परिवर्तित बैलेंस है वो 14,400 है। वो मुख्यालय की मुद्रा में है। शाखा की पुस्तकों में मुख्यालय के खाते का जो बैलेंस होता है वही मुख्यालय की पुस्तकों में शाखा का बैलेंस होता है। दोनों एक सिक्के के पहलू है। शाखा की पुस्तकों में मुख्यालय का 1,66,000 रुपए बैलेंस से उसी का परिवर्तित स्वरूप मुख्यालय की पुस्तकों में 14,400 है। यदि इसको हम ध्यान से देखेंगे तो 1,66,000 ज्यादा है और 14,400 कम है। कोई भी फिगर कम तब होती है जब उसको हम भाग देते हैं, गणित का नियम है। तो जब हम ये प्रश्न में देखेंगे कि मुख्यालय का खाता जिसका परिवर्तित स्वरूप हमको दिया है वो यदि तलपट में दिए हुए शेष की तुलना में कम है, तो हम दी हुई सभी दरों से तलपट में दी हुई सभी संख्याओं को भाग देंगे। 1,66,000 ज्यादा है, 14,400 कम है। राशि कम तब होती है जब उसको भाग दिया जाता है और इसलिए हम भाग देंगे। और देखिए, हमको एक और क्लू दिया है। मुख्यालय की पुस्तकों में फर्नीचर का शेष 25,000 रुपये दिया है और मुख्यालय की मुद्रा में 1,750 है। 25,000 का 1,750 हुआ, कम हुआ,
इन दोनों राशियों के निरीक्षण से हमने तय किया कि हमको दर से भाग देना है। यह तय करना बहुत ज़रूरी है, इसको बहुत अच्छी तरह से आप समझ लीजिए, क्योंकि इसका प्रयोग करने के बाद में आगे का सवाल करना बहुत सरल है। अब आइए हम तलपट को परिवर्तित करते हैं। पहले आपको समझाने के लिए मैंने तलपट का केवल डेबिट शेषों को लिया है। ओपनिंग स्टॉक है, अभी हमने कहा था, देखा था कि ओपनिंग स्टॉक को प्रारंभिक दर से परिवर्तित किया जाता है। प्रारंभिक दर 14,000 रुपए, तो उसको भाग दिया तो 4,500 आया। फिर परचेसेस है, 3,75,000 है। इसको औसत दर से, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आने वाली मद है, औसत दर से हमने भाग दिया तो 31,250 आए। उसी प्रकार डेटर्स 1,35,000, उसको अंतिम दर से करना है क्योंकि करंट एसेट है, तो भाग देने के उपरांत 15,000 आए। बिल्स रिसीवेबल 36,000, अंतिम दर से करना है 9,000, तो भाग लेने देने के बाद 4,000 आए। वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट में आने वाली मद है, औसत दर से परिवर्तित करेंगे, भाग देना है, हमने तय कर लिया है, तो भाग देने के उपरांत 2,000 आए। सैलरी ट्रेडिंग अकाउंट की मद है, 12,000 रुपए से 12 से भाग दिया है, औसत दर है तो 1,500 रुपए आए। सन्ड्री एक्सपेंसेस को भी 12 रुपए से भाग दिया है तो 625 आए। फर्नीचर हमको ऑलरेडी परिवर्तित दर दी है, उसको हमको किसी भी दर का प्रयोग नहीं करना है, उसको हमको प्रश्न में जैसा दिया है वैसा ही करना है। 1750 हमने इसी पर से तय किया था, 25,000 के 1750वें भाग दिया है, इसलिए हमने इन सभी राशियों से भाग दिया है। कैश इन हैंड को औसत दर से कैश इन हैंड को क्लोजिंग दर से भाग दिया है और इसलिए 18,500 आए। इस प्रकार हमने डेबिट बैलेंस को पहले परिवर्तित कर लिया। हम क्रेडिट बैलेंस को भी परिवर्तित करके देख लेते हैं। सेल्स है 5,62,500, ट्रेडिंग में आने वाली मद है, इसलिए उसको औसत दर से करेंगे और भाग देने के बाद 46,875 आए। क्रेडिटर्स 90,000, क्लोजिंग दर से परिवर्तित करेंगे, 10,000 आया। बिल्स पेबल 31,500, क्लोजिंग दर से परिवर्तित करेंगे, 3,500 आए। लंदन अकाउंट 1,66,000 है, इसको किसी भी दर से परिवर्तित नहीं करेंगे क्योंकि उसकी परिवर्तित राशि हमें प्रश्न में दी हुई है। इस प्रकार क्रेडिट बैलेंस को भी परिवर्तित किस प्रकार करना है यह हमने समझ लिया। समझ में आया? तब हम बनाएंगे परिवर्तित दर के आधार पर तलपट। ये प्रश्न के उत्तर का पहला भाग। हमको सबसे पहले परिवर्तित तलपट बनाना है। अभी तक मैंने आपको बताया वो केवल आपको समझाने के लिए बताया था, हमको प्रश्न का हल यहां से शुरू करना है। ओपनिंग स्टॉक को 14 रुपए की दर से भाग देने के उपरांत 4,500 रुपए आए। परचेसेस को 12 रुपए की दर से भाग देने के बाद में 31,250 आए। सेल्स को 12 रुपए से भाग देने के बाद 46,875 आए। डेटर्स को 9 रुपए से भाग देने के बाद 15,000 आए तथा क्रेडिटर्स को 9 रुपए से भाग देने के बाद 10,000 आए। बिल्स रिसीवेबल को 9 रुपए से भाग देने के बाद 4,000 आए तथा बिल्स पेएबल को 9 रुपए से भाग देने के बाद 3,500 आए। वेजेस को 12 रुपए से भाग दिया और 2,000 रुपए आए। सैलरी को 12 से भाग दिया और 1,500 आए। सन्ड्री एक्सपेंसेस को 12 से भाग दिया और 6,250 आए। फर्नीचर का हमको
परिवर्तित बैलेंस दिया था, इसलिए उसको जो दिया है वैसे ही हमने लिखा। कैश इन हैंड को 9 से भाग दिया, 18,500 आए। लंदन अकाउंट का परिवर्तित बैलेंस हमको दिया हुआ था प्रश्न में, उसको हमने वैसे के वैसे लिख दिया। डेबिट के अमाउंट को डेबिट में लिखा, क्रेडिट के अमाउंट को क्रेडिट में लिखने के बाद तलपट की हमने टोटल लगाई। टोटल लगाने के उपरांत हमने ये पाया कि क्रेडिट साइड में 9,975 रुपए का अंतर आया। देखो, जब शाखा की मुद्रा में तलपट बनाते हैं तब ऐसा कोई अंतर नहीं आता है, लेकिन जब हम परिवर्तित तलपट बनाते हैं तब तलपट में अंतर आएगा। इसलिए आएगा क्योंकि हम परिवर्तन के लिए अलग-अलग दरों का प्रयोग करते हैं या परिवर्तन करते समय कुछ चीज़ों का परिवर्तन हम नहीं करते हैं और प्रश्न में दी हुई अमाउंट को वैसे के वैसे लिखते हैं। इन दोनों कारणों से, जैसे फर्नीचर का गिवन बैलेंस है, लंदन अकाउंट का गिवन बैलेंस है, इसको लिखने के कारण और अलग-अलग दरों से परिवर्तन करने के कारण परिवर्तन का जो अंतर आता है, उसको भी हम एक्सचेंज डिफरेंस ही कहते हैं। इसको हम चिट्ठे में लिखेंगे। यदि क्रेडिट साइड में अंतर आया, तो चिट्ठे में लायबिलिटी साइड में लिखेंगे और डेबिट साइड में अंतर आया, तो चिट्ठे में एसेट साइड में लिखेंगे। हम उसके लिए एक्सचेंज सस्पेंस अकाउंट खोलेंगे। तो इस प्रकार प्रश्न के उत्तर का पहला भाग, जो ट्रायल बैलेंस को हमको कन्वर्ट करना है, वो हमने देख लिया। समझ में आया? सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न में सिर्फ यही है। यदि ये समझ में आया तो शेष प्रश्न हल करना बहुत सरल है। अब हमको बनाना है ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। अब ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट बनाते समय हम ये परिवर्तित राशियां जो है, ये जो आपको कन्वर्टेड ट्रायल बैलेंस में हमने ज्ञात की है, आपको दिख रही है, इनकी सहायता से बनाएंगे। मतलब ओपनिंग स्टॉक हम 4,500 का लिखेंगे, परचेसेस 31,250 के लिखेंगे, सेल्स 46,875 के लिखेंगे। आया समझ में? तब ये ट्रायल बैलेंस को आपने अच्छे से नोट कर लिया, ताकि आपको ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने में आसानी होगी। तो जब हमने ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया, तो ओपनिंग स्टॉक जो परिवर्तित अमाउंट थी 4,500 लिया, परचेसेस 31,250 लिए, सेल्स 46,875 लिए, क्लोजिंग स्टॉक 12,500 कहाँ से आया? हमारे ट्रायल बैलेंस में तो नहीं था। हमको प्रश्न में क्लोजिंग स्टॉक 1,12,500 का दिया था। क्लोजिंग स्टॉक को अंतिम दर से परिवर्तित करना है, इसलिए 9 से हमने भाग दिया और भाग देने के उपरांत हमें मिले 12,500। फिर वेजेस 2,000 के लिख दिए। क्रेडिट में सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक और डेबिट में ओपनिंग स्टॉक, परचेसेस और वेजेस लिखने के बाद में हमने टोटल लगाई क्रेडिट साइड की और इसमें से डेबिट साइड की टोटल को माइनस किया, अर्थात अंतर की राशि ज्ञात की, जो ग्रॉस प्रॉफिट के रूप में 21,625 आई, उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, सरल है ना? एक बार कन्वर्टेड ट्रायल बैलेंस बना लिया, अब केवल उनकी मदद से, उन्हीं राशियों की मदद से हमको ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ग्रॉस प्रॉफिट को हमने ट्रांसफर कर दिया। सैलरी के 1,500 अपने ट्रायल बैलेंस में लिखे हुए हैं। सन्ड्री एक्सपेंसेस 6,250 कन्वर्टेड ट्रायल बैलेंस में लिखे हुए हैं। इनको लिखने के बाद जब हमने अंतर निकाला, वो आया 13,875 रुपए, जो नेट प्रॉफिट है, इसको हम बैलेंस शीट में ट्रांसफर करेंगे। इस प्रकार प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमने पहले ग्रॉस प्रॉफिट ट्रेडिंग अकाउंट से लेकर आए 21,650, फिर सैलरी के 1,500 लिखे, सन्ड्री एक्सपेंसेस के 6,250 लिखे और अंतर की राशि नेट प्रॉफिट के रूप में हमारे पास आई 13,875, जिसको अब हमको कहाँ लिखना है?
बैलेंस शीट में लिखना है। बैलेंस शीट में बिल्स पेबल 3,500 के लिख दिए, क्रेडिटर्स 10,000 के लिखे। यहाँ हमको हेड ऑफिस अकाउंट का बैलेंस लेना है 14,400 का, उसमें नेट प्रॉफिट जोड़ दिया और जोड़ने के उपरांत 28,275 हमने अमाउंट के कॉलम में लिखे। एक्सचेंज सस्पेंस अकाउंट, डिफरेंस ऑफ एक्सचेंज, जो हमारे कन्वर्टेड ट्रायल बैलेंस में राशि आई थी 9,975 की, उसको हमने यहाँ लिखा। कैश इन हैंड का कन्वर्टेड बैलेंस 18,500, बिल्स रिसीवेबल का कन्वर्टेड बैलेंस 4,000, डेटर्स का कन्वर्टेड बैलेंस 15,000, क्लोजिंग स्टॉक का ट्रेडिंग अकाउंट से बैलेंस कन्वर्टेड लेके आए 12,500 के, और फर्नीचर का जो प्रश्न में दिया हुआ होता वही बैलेंस 1,750 लेके आए, और इसके बाद हमने बैलेंस शीट टैली की, जो हमारी टैली हो गई। इस प्रकार हमारा सम हल हो गया। इस प्रकार विदेशी शाखा के खाते बनाते समय हमें 3 चीजें बनानी होती है। एक होता है कन्वर्टेड ट्रायल बैलेंस, दूसरा होता है ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और तीसरा होता है बैलेंस शीट। कन्वर्टेड ट्रायल बैलेंस बनाते समय हमको मुख्यालय की मुद्रा में तलपट को परिवर्तित करना होता है। परिवर्तन करते समय हमें 3 प्रकार की दरें दी होती है। एक होती है प्रारंभिक दर, दूसरी होती है औसत दर, और तीसरी होती है क्लोजिंग दर। इन दरों का प्रयोग करते हुए हम ट्रायल बैलेंस को कन्वर्ट करते हैं। ट्रायल बैलेंस में जो ओपनिंग बैलेंसेस होते हैं उनको ओपनिंग दर से, सामान्यतः ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आने वाली सभी मदें जिसमें ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक को छोड़ देते हैं, तो शेष सभी मदों को औसत दर से कन्वर्ट करना होता है। और चिट्ठे में सभी प्रकार के करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज को हमको क्लोजिंग दर से परिवर्तित करना होता है। हेड ऑफिस और फर्नीचर का और या हेड ऑफिस और स्थायी संपत्तियों का सामान्यतः परिवर्तित शेष हमको प्रश्न में दिया होता है। उसके आधार पर हम तय करते हैं कि दर से हमको तलपट पे दिए हुए राशियों को भाग देना है कि गुणा करना है। यदि दी हुई परिवर्तित राशियां तलपट में दिए हुए बैलेंस से कम है तो तलपट की समस्त राशियों को हम भाग देंगे, और यदि ज्यादा है तो तब तलपट के समस्त राशियों को दर से हम गुणा करेंगे। ठीक है, समझ में आया? तो फिर कीजिए सवाल। बहुत सरल सवाल होते हैं इसके, और प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू एंड गुड लक।